Hello student. Now today we have discussed the limits of civil disobedience movements. We are going the chapter Nationalism in India, class 10 social science in history. So in the previous video we have discussed civil disobedience movement and also some important dates. Now the limits of the civil disobedience movement. You know, civil disobedience movement in the two part, first in 1930 and then second is 1932. So not all the social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nations is untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or obscure. For the long of the Congress had the ignore of the Dalits, the fear of the offering by the Sthanis to the conservatives, high caste Hindus, but the Mahatma Gandhi declared the Swaraj would not come for the 100 years if untouchability was not eliminated. He called untouchabilities Harijans. Now अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने कहा कि जब तक आप जो अनटचेबल्स लोग हैं, बिकॉज उस समय तक सोशलिज्म या आप कहेंगे आपका जो सोसाइटी था वो एक अलग सेक्शन में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ठीक है। उसी कंपेयर में टुडे वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट इन द 4 ग्रुप्स, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। सो अनटचेबल्स वो लोग थे जो सोशली बैकग्राउंड में बहुत ही लोअर कास्ट के थे, सबसे नीचे थी, उनका सोसाइटी या मेन स्ट्रीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, उनको लोग देखना तक नहीं पसंद करते थे। अनटचेबल का मीनिंग होता है जिसको आप नहीं छूना चाहते, अछूत जिसको हम बोलते हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने बोला कि आप अगर आप स्वराज चाहते हैं, ठीक है, टोटल इंडिपेंडेंस का अगर आप ड्रीम देखते हैं, तो वो जब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि ये जो लोग एलिमिनेटेड हो रहे हैं, इनसे अलग होने हैं आपकी सोसाइटी से, आप इनको अपनी सोसाइटी में इंक्लूड करेंगे। और इन्हीं अनटचेबल्स के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, हरिजन, ठीक है, एंड और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और हरिजन और जिसे कहते हैं कि भगवान के बच्चे हैं हरिजन, और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। तो ये वर्ड किसने यूज़ किए? अनटचेबल्स के लिए महात्मा गांधी ने, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू द सिक्योर डैम द एंट्री इनटू द टेम्पल्स, एक्सेस टू द पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड द स्कूल्स। अब देखिए, इन लोगों को सोसाइटी के अंदर इंक्लूड करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। महात्मा गांधी चाहते थे कि इनको टेम्पल्स में, मंदिर में जाने का परमिशन मिले, जो पब्लिक कुएं हैं पानी के उनको भी यूज़ करने का इनको परमिशन हो, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स, सभी चीज़ों में आप इनको एंट्री दें, इनको कंट्रीब्यूशन दें और इनको अपनी सोसाइटी का एक पार्ट समझें। So he himself cleaned the toilets of the dignity and the works to the भंगी द स्वीपर्स। अब देखिए, जो महात्मा गांधी थे वो खुद अपना जो टॉयलेट्स होता था उसको साफ़ करते थे। नॉर्मली जो लोअर कास्ट होते हैं हरिजन्स, ये देयर इज़ द वर्ड्स द भंगी द स्वीपर्स, जिनको हम स्वीपर्स कहते हैं, वो करते थे। बट महात्मा गांधी इस काम में कोई शर्म नहीं करते थे, वो खुद करते थे इसको। एंड द परस्यूड द अपर कास्ट टू द चेंज देयर हार्ट एंड द गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और वो चाहते थे कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो ये पाप करने से जो अनटचेबल्स के साथ आप कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशंस को कम करें, बिल्कुल बंद कर दें। पर द मैनी ऑफ द लीडर्स वर द कीन ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, दे बिगेन द ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स डिमांडिंग द सर्वर सीट इन द एजुकेशनल institutions and the separate electoral that would be choose the Dalit members for the legislative councils, political empowerment, and they believe would resolve the problems of their social disabilities. So Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and the Nagpur regions where there the organization was quite strong. अब देखिए, ये लोग चाहते थे कि इनको पॉलिटिकली इस्टेब्लिशमेंट मिले, इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी पार्टिसिपेट मिले, वहाँ पे इनके लिए सीट्स रिजर्व किया जाए, इनको पॉलिटिकली एम्पावरमेंट अच्छा मिले, अगर इनको जॉब्स मिलेंगे, इनका अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो देयर विल बी सपोर्ट। बट ये सब होने के बाद भी जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र और नागपुर रीजन से ही इस टाइप के जो लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। बट नाउ द एंट्री ऑफ महात्मा B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डेप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो दलितों के लिए स्पेशली जो ऐसे लोग थे उनके लिए महात्मा B.R. अम्बेडकर ने भी बहुत काम किया और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एक संघ बनाया डेप्रेस क्लासेस को लेकर इन 1930 एंड क्लैश विद द महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर दलित। अब देखिए,
महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर को इसी पॉइंट पे लेके उनके बीच में एक अच्छे रिलेशंस नहीं बने। अब ये डेप्रेस क्लास जब थे, इसके लिए बी आर अम्बेडकर एक अलग से इलेक्टोरल सिस्टम, एक अलग से निर्वाचन पद्धति चाहते थे कि उनका एक अलग से वोटिंग सिस्टम होगा, अलग से वोट करेंगे और अलग से उनका एक अलग सिस्टम होगा। बट महात्मा गांधी इससे नहीं चाह रहे थे, बिकॉज अगर आप सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंट्री के अंदर ही दो पार्ट्स बना रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं अपनी कंट्रीज़ के लोगों को ही। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसर्न अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन टू फास्ट अनटू द डेथ। जब गांधी जी अम्बेडकर की इस बात को ब्रिटिशर्स मानने के लिए रेडी हो रहे थे या इस पर डिस्कस कर रहे थे, तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फास्ट बर्थ को करना, उपवास करना स्टार्ट कर दिया कि जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाएगी मैं अपने फास्ट को कंटिन्यू करूँगा। ही बिलीव्ड that the separate electoral for the Dalits would be slow down and the process of their integration into the society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and result was the Pune Pact on the September 1932. अब देखिए गांधी जी की इस बात को फिर अम्बेडकर ने समझा और उसके बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना के अंदर हुआ, पूना इज अ डिस्ट्रिक्ट, सो वहाँ पे होता है। तो इसका डेट याद रखना आपको, सितंबर 1932 के अंदर। इट गेव द डेप्रेस क्लासेस लेटर बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट। और यहाँ पे जो डेप्रेस क्लास थी, जिसको हमने आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं उसको शेड्यूल कास्ट, उनको रिजर्वेशंस दिया गया। रिजर्वेशन किसमें? रिजर्वेशन सीट्स इन द प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो देखिए प्रांतीय और केंद्रीय जो भी काउंसिल थी लेजिस्लेटिव विधायिका, जहाँ पे हम जैसे अभी हम आप लोकसभा एंड राज्यसभा में आप देखते हैं कि यहाँ पे एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशंस मिलता है, तो ये वही रिजर्वेशन था जो पूना पैक्ट के बेस पे उनको दिया गया था। एंड बट दे वर to be voted in the general electoral, but the Dalit movement however the continued to be apprehensive. The Congress lead national movement. Some of the Muslim political organization in India were also the lukewarm in their response of the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, the last section of the Muslim field alternates from the Congress. From the mid-1920s, the Congress came to the more visible association with the openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha, as the relations between the Hindu and Muslim were strained. So each community organized the religious processions with the militant favor, proving Hindu-Muslim communal clash and the riots in the various cities. Every riots depend the distance between two communities. अब देखिए अब जब ये सब सिचुएशन चल रहा था, तो जो इंडिया का पूरा सिनारियो था वो एक तरह से हिंदुज़म को फॉलो करने लग गया था। तो जो मुस्लिम लोग थे यहाँ पे, उनको ये लगा कि हमें ये सेपरेट कर रहे हैं या हमारे साथ अब जो इनके रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। और यही रीज़न था कि इंडिया में बहुत जगह हिंदू और मुस्लिम राइट्स हुए, कम्युनल राइट्स हुए, संप्रदाय को लेकर, धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर इनके बीच में आपस में झगड़े हुए, लड़ाई हुई और उनके बीच में एक तरह से बहुत ज़्यादा दूरी या डिस्टेंस बनने लगी। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड द एफर्ट्स टू द रिनोवेट द अलायंस एंड 1927 इट अपीयर्ड दैट सच एज यूनिटी कुड बी द फॉरगेट the important differences to over the questions of the representations in the future assemblies and that were to be elected. Muhammad Ali Jinnah, look the pictures, the Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru and Maulana Azad in the Sevagram Ashram Vruddha in 1935. Okay? So and Jinnah is one of the leaders of the Muslim League. Muhammad Ali Jinnah, आप जानते हैं, एक परमानेंट लीडर्स थे मुस्लिम लीग पार्टी के. So was the willing to give up the demand for the separate electorals. So if the Muslims were assured the reserved seats in the Central Assembly and representations in the proportions of the population in the Muslims dominate provinces like the Bengal and the Punjab, negotiations over the questions to representations continue, but all hope to resolving these issues to all the parties conference in 1928 disappeared when the M.R. Jankar of the Hindu Mahasabha strongly opposed effort at the compromise. अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग अपने लिए डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरल का, बट फिर उनको समझाया गया कि आपको सेंट्रल असेंबलीज़ के अंदर रिजर्व सीट मिलेगा और वहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशंस भी होगा अकॉर्डिंग योर पॉपुलेशंस, मुस्लिम पॉपुलेशंस की, ऐसी बातें हो रही थी।
बट जब हिंदू महासभा, जिसके एक मेंबर M.R. जयंकर जो हिंदू महासभा में थे, उन्होंने स्ट्रांगली इस बात का अपोज किया कि हम नहीं चाहते कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए। तो जो एक उनको मिलने का जो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, जो होप था, वो भी यहाँ से कम होता जा रहा था। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, देयर वाज दस एट द एटमॉस्फेयर ऑफ द सुपरस्टिशियस इन द डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कम्युनिटीज elected from the Congress. Large scales of the Muslim could not be response of the call for the united struggles. The many Muslim leaders and the intellectuals expressed their concerns about the status of the Muslims as a minority within India. They feared that the cultural and identity of the minorities would be the submerged and the domination of the Hindu majority. अब देखिए, बहुत सारे लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़, वो यहाँ रह सकते हैं और उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। बट उनके अंदर ये था कि जैसे हिंदू कल्चर में इतना यहाँ पे मेजॉरिटी है, तो मे भी उसमें मुस्लिम्स एक माइनॉरिटीज़ की तरह रहेंगे और एक माइनॉरिटीज़ की तरह उसमें अपने को कभी भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।